विकास घोटाले मामले में चंद्रबाबू की ओर से दायर याचिकाओं पे एसीबी कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने कहा है अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। इस मामले में चंद्रबाबू को अगले 5 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रहने की मांग करने वाली सीआईडी की याचिका पर भी एसीबी कोर्ट के जज ने सुनवाई 4 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी। एसीबी कोर्ट के जज ने कहा है चंद्रबाबू की याचिकाओं पे एक साथ दलीलें सुनी जाएगी। उन्होंने कहा दलीलें सुनने के बाद वे तुरंत आदेश जारी करेंगे। दूसरी ओर विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने भी अमरावती रिंग रोड और फाइबर नेट मामले में पीटी वारंट पे सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है हैदराबाद के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में परेड की व्यवस्था की गई है। लोगों को शांतिपूर्वक विसर्जन कार्यक्रम संपन्न करके और किसी भी अप्रिय घटना से बचने की सलाह दी गई। महानिमज्जना घटम का काम शुरू हो गया है। सरकार ने शोभा यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए थे। चप्पे चप्पे पे निगरानी के साथ भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। डीसीपी ने कहा है जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों को राजेंद्र नगर में बने तालाबों में विसर्जन किया जाना चाहिए। आने वाले दिनों में मिलादुन नबी को हर्षोल्लास के साथ मनाने का भी सुझाव दिया गया है। वहीं डीसीपी ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सिकंदराबाद छावनी आर्मी मड फोर्ट के तत्वाधान में रेसिंग दिवस भव्य रूप से मनाया गया है। इसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सब एरिया मेजर जनरल राकेश मनोचा मौजूद रहे। शांतिपूर्ण माहौल में MES दिवस मनाने वाले साथी कर्मियों को बधाई दी। MES रेसिंग दिवस के अवसर पे मेजर जनरल राकेश ने वॉलीबॉल, क्रिकेट, कैरम बोर्ड और बैडमिंटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों को पुरस्कार प्रदान किए। बच्चों के खेल बहुत प्रभावशाली थे। कार्यक्रम में कमांड नितिन कोरियाकोस, MES अधिकारियों और जेई कार्यकर्ता शामिल हुए। मणिपुर एक बार फिर तनाव में है। छात्रों की हत्या से राज्य में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई है। स्थिति तनावपूर्ण होते ही देखकर सरकार ने लगभग पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। मतई समुदाय के 2 छात्रों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और उनके शवों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इससे एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। छात्रों की हत्याओं की निंदा करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने सीएम आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई है। हालात पे काबू पाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारी पे लाठीचार्ज किए। उन्हें तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। इन झड़पों में कई लोग घायल हो गए हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर लग रही है। दंगों के मद्देनजर सरकार ने घोषणा की है कि अफसापा कानून 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए लागू रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे में अधिकारियों ने थोड़ा बदलाव किया है। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि वह बेगमपेट की बजाय शमशाबाद जाएंगे। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि इसके बाद वे सीधे तौर पे महबूबनगर में होने वाली बीजेपी समरभेरी सभा के जरिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। मोदी 1 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे शमशाबाद आएंगे। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से महबूबनगर जाएंगे। 2 बजे महबूबनगर पहुंचकर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन समारोह करेंगे। वह दोपहर 3 बजे होने वाली बीजेपी समरभेरी सभा में भी शामिल होंगे। वे शाम 4 बजे के बाद हेलीकॉप्टर से शमशाबाद पहुंचेंगे और वहां से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। मंत्री केटी रामाराव ने कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लुलु हाइपर मार्केट मॉल का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में विधायक माधवरम कृष्णराव और लुलु समूह के अध्यक्ष MA यूसुफ अली ने भाग लिया। केरल से दुबई गए और लुलु समूह ने 20 से अधिक देशों में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। लुलु राज्य में 3500 करोड़ का निवेशन कर रही है।
तेलंगाना के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, इक्का फार्मिंग आदि से लुलु का निवेशन 300 करोड़ के निवेशन के साथ आया। लुलु मॉल तेलंगाना के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी का अनुभव प्रदान करेगा। वहीं इस मेगा मॉल में विश्व स्तरीय मानकों के साथ लुलु हाइपर मार्केट की स्थापना की गई है। यहाँ 1400 लोग के बैठक की क्षमता वाला 5 स्क्रीन सिनेमा घर है, एक बहु व्यंजन फूड कोर्ट, एक बच्चों का मनोरंजन केंद्र आदि है। ये मॉल 2000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करेगा। मोदी 1 अक्टूबर को तेलंगाना आएंगे। वो महबूबनगर के एक विशाल जनसभा में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर हुजूराबाद विधायक इटेला राजेंद्र ने प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्थाओं की निरीक्षण किया। उन्होंने वहां मौजूद कर्मियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। वहां मौजूद लोगों को विधानसभा परिसर में इधर उधर फैले लोगों को उचित निर्देश दिए गए। हैदराबाद मेट्रो ने गणेश विसर्जन के दौरान शहर के लोगों को खुशखबरी दी है। गुरुवार आधी रात से 2 बजे तक जब विसर्जन होगा, श्रद्धालुओं के लिए मेट्रो उपलब्ध रहेगी। मेट्रो के साथ टीएसआरटीसी ने घोषणा की है कि वे पूरे हुसैन सागर क्षेत्र के पास 535 बसें चलाएंगे। अधिकारियों ने कहा है 125 प्लाटून आंतरिक बल, RAF बल और अर्धसैनिक बल तैयार है, क्योंकि गणेश विसर्जन और मिलादुन्नबी 35 साल बाद एक ही दिन आ रहे हैं। टीपीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा है कांग्रेस के उम्मीदवारों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। चल रहे अभियानों पर विश्वास न करें कि इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने शनिवार को दिल्ली में पत्रकारों से बात की है। पहली सूची कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर लगने के बाद सामने आ गई है, इसलिए टिकट मिला या नहीं इससे खुश या निराश होने की जरूरत नहीं है। यह स्पष्ट किया गया है पार्टी सीईसी द्वारा अनुमोदित उम्मीदवारों को बी फॉर्म देगी और तब तक बदलाव और परिवर्तन की गुंजाइश हो रहेगी। अगर कोई इस बात से खुश है उसे टिकट मिला तो वह गलत होगा, और कोई इस बात से दुखी है इसे टिकट नहीं मिला तो वह दुखी हो जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी ने बैठक किया और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा किया और सभी विवरण एकत्र करने और एक रिपोर्ट तैयार करने तक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा हमारे ऊपर जो राजनीतिक दबाव है और उनसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति आकर पूछे हमारे टिकट का क्या हुआ तो हम कहेंगे कि यह खत्म हो गया है। इसका मतलब यह नहीं कि टिकट फाइनल है। सीईसी टिकट तय करता है। समिति की बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है। उम्मीदवारों का चयन फील्ड सर्वे और जनता की राय के आधार पर होगा। उन्होंने कहा कि धमकियों के कारण उन्होंने टिकट के लिए आवेदन नहीं किया। उन्होंने पूछा क्या समान आवेदन प्राप्त होने पर उन्हें टिकट देने का कोई प्रावधान नहीं है। अन्य दलों के नेता उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए उत्सुक है, क्योंकि उनका मानना है वे तेलंगाना राज्य में सत्ता में आ रहे हैं। प्रमुख नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। उनके अनुभव के आधार पर अवसर दिए जाएगा और वरिष्ठों को बिना किसी समस्या के समन्वित तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। केसीआर को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें राजनीति नहीं चाहिए। उन्होंने कहा इससे केसीआर को फायदा होगा और जनता को नुकसान होगा। इसलिए अगर पार्टी में किसी के जीतने की संभावना है और वह सक्रिय नहीं है तो वे उससे उनके घर जाकर चुनाव लड़ने के लिए बात करने की अपील करेंगे। सभी पहलुओं के आधार पर सामाजिक लामबंदी और जिले की सूरत को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। BC, SC और ST सभी सामाजिक समूहों को टिकट मिलेगा। महिलाओं को और अल्पसंख्यकों को भी उचित स्थान दिया जाएगा। वे अल्पसंख्यकों को ज़्यादा टिकट देने की सोच BRS ने मोदीरा समुदाय से किसी को टिकट क्यों नहीं दिया। रेवंत रेड्डी ने आलोचना की है कि BRS द्वारा घोषित उम्मीदवारों की सूची में 86 लोग विपरीत दलों से हैं और मंत्री VP विपरीत दलों से हैं। वे तेलंगाना की राजनीति में किसी भी पार्टी में नहीं है। वे उस पार्टी में नहीं है। वे सवाल कर रहे हैं क्या बीजेपी में कोई सच्चे बीजेपी सदस्य हैं जो सैद्धांतिक रूप से वहाँ हैं। क्या इटेला राजेंद्र, धर्मपुरी अरविंद, सोयम बापूराव, जितेंद्र रेड्डी, DK अरुणा, विवेक, विजय शांति, विश्वेश्वर रेड्डी जैसे लोग शुरू से बीजेपी में थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार में 1000 पद होंगे, इसलिए पार्टी नेताओं को इसमें एडजस्ट किया जाएगा। कांग्रेस अगर किसी भी पद पर सत्ता में है तो सम्मान के साथ ही जा सकती है। आज तेलंगाना में कोई सम्मान नहीं है, आज़ादी नहीं है। लोग आज़ादी, सामाजिक न्याय और समान विकास चाहते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस का सत्ता में आना लोगों की तत्काल जरूरत है। इस समय तेलंगाना में आपातकाल लगा हुआ है और नज़रबंदी में समय गुजर रहा है। अब तेलंगाना में जनता और शासकों के बीच युद्ध चल रहा है। ऐसी स्थिति है कि लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। केसीआर मोदी नया ड्रामा।
रेवंत रेड्डी ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया। बीआरएस और कांग्रेस एक ही है। केसीआर और प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव जीतने के लिए दिल्ली शराब घोटाले की ईडी जांच के लिए कविता को बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करके और 2 महीने के लिए जेल में डालकर नया नाटक शुरू किया है। चुनाव जीतने के लिए अपनी बेटी को जेल भेजने के लिए तैयार होने के लिए केसीआर की आलोचना की गई। उन्होंने कहा केसीआर को लगता है अगर कविता को अगले महीने गिरफ्तार किया जाएगा तो सहानुभूति मिलेगी, उससे वह चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन सहानुभूति तब आएगी जब उन्हें सजा दी जाएगी, भले उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया हो। उन्होंने तेलंगाना के लोगों से कविता की गिरफ्तारी को बड़ा नाटक मानने की अपील की। वह हाल ही में अंधेरे में आए और मंत्री केटीआर अमित शाह के साथ चले गए और एक बार फिर कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची सामने आने के बाद वे कविता को ईडी नोटिस जारी करेंगे और उन्हें गिरफ्तार करेंगे। कांग्रेस के राज्य मामलों में प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने खुलासा किया। जल्द ही घोषित होने वाली पहली सूची में 50% से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार होंगे। उसके बाद जल्द से जल्द दूसरी लिस्ट में सामने आ जाएगी। उन्होंने शनिवार को दिल्ली में पत्रकारों से बात की। तेलंगाना के लोग चाहते हैं कांग्रेस जीते और लोग समझते हैं बीआरएस के हाथों में तेलंगाना का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सीएम केसीआर दावा करते उन्होंने सब कुछ किया और तेलंगाना लेकर आए, लेकिन सोनिया गांधी वजह से तेलंगाना बना। तेलंगाना में अन्य दलों के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम मिलकर काम कर रहे हैं। वेमुला वीरेशम के साथ अन्य नेताओं का समावेश हैदराबाद में होगा। पीसीसी अध्यक्ष शामिल करने पर फैसला लेंगे। विश्व हिंदी परिषद भाग्यनगर गणेशोत्सव समिति की प्रतिनिधियों ने टैंक बैंड पर विसर्जन व्यवस्थाओं का दौरा किया है। उन्होंने मांग की है कि आधी रात से पहले तालाब बांध पे प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था की जाए। उत्सव समिति की प्रतिनिधियों ने कहा है अगर सरकार ऐसा करने में असमर्थ है तो वे खुद व्यवस्था करेंगे। भाग्यनगर उत्सव समिति के सचिव डॉक्टर रवि नाथुला, शशिधर और भास्कर का कहना है कि सरकार अदालतों के नाम पर बेकरार बहाने और प्रतिबंध लगाकर चुप नहीं बैठेगी। समिति के नेताओं का कहना है ये अपमानजनक है जो सरकार अन्य सभी त्योहार की व्यवस्था करती है। वह 44 वर्षों से आ रही हिंदू परंपराओं का सम्मान करते हुए गणेश उत्सव के लिए व्यवस्था नहीं करती है। खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र ने कहा इस सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र बोडुगु कमजोर वर्ग को मिलना चाहिए। उन्होंने बीसी जाति व्यवसायियों के द्वारा पेज को बीसी बंधु चेक सौंपे हैं। बीसी जाति की पेशेवरों को सरकार द्वारा दिए जाने वाली 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता निश्चित रूप से योग्य लोगों को प्रदान की जाती है और ये कार्यक्रम पार्टियों से स्वतंत्र है। विधायक दानम नागेंद्र ने कहा है सीएम केसीआर ने उन लोगों के साथ खड़े होने की सोच रहे हैं जो जातिगत व्यवसायों के आधार पर जीवन यापन कर रहे हैं और सरकार चाहती है राज्य के सभी लोग खुश हो। उन्होंने 300 योग्य लाभार्थियों को जाति सेवाओं के चेक वितरित किए। इस कार्यक्रम में स्थानीय बीआरएस नेताओं ने भाग लिया। सीपीआई राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री केसीआर चड्डा, वेंकट रेड्डी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने और उनकी उचित मांगों को हल करने की मांग की है। उन्होंने कहा है महिलाओं के लिए हड़ताल करना ठीक नहीं है। राज्य भर में लगभग 60,000 आंगनबाड़ी कर्मचारी 16 दिनों की हड़ताल पे चले गए। उनकी शिकायत है कि लगभग 15,000 ग्राम पंचायत और ठंडों को बच्चों को पोशाक तत्व नहीं मिलने में कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन देने का सुझाव दिया है, लेकिन चड्डा ने कहा केवल 10,000 से 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं और वे हाथ खड़े कर रहे हैं। सभी तरह की सरकारी परियोजनाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपी जा रही है, उन पे काम का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। कम से कम नौकरी की सुरक्षा न दे अनुचित है। आंगनबाड़ियों में ज्यादातर एसटी, एससी और बीसी के लोग काम कर रहे हैं और संयुक्त राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से लेकर स्वराष्ट्र में मुख्यमंत्री केसीआर कहते रहे कि वे उनकी नौकरियों को नियमित करेंगे और आंगनबाड़ियों को नौकरी की सुरक्षा देंगे, लेकिन कार्यान्वयन शून्य है। चड्डा ने सरकार से मांग की है कि वो तुरंत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित करे और उनकी उचित मांगों का समाधान करे। कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 107वीं जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष गुंजा सत्यम ने नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन की एक भव्य बैठक की है। इसी कार्यक्रम में विभिन्न दलों के प्रमुख लोग कार्यकर्ताओं बापूजी की
अनुयायी और प्रशासकों ने बड़े पैमाने पे भाग लिया और बापूजी के चित्रपट पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कई लोगों ने खेद व्यक्त किया। इसके बाद जयंती समारोह के अध्यक्ष गुंजा सत्यम ने कई प्रस्ताव पेश किए हैं। वो कोंडा लक्ष्मण बापूजी की जीवनी को प्राथमिक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करना चाहते थे। वह केंद्र सरकार से इसकी तैयारी के लिए तेलंगाना विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करने की सिफारिश करना चाहते थे। कोंडा लक्ष्मण बापूजी को भारत रत्न से गौरवान्वित करने की मांग की और फ्लाईओवर का नाम कोंडा लक्ष्मण बापूजी के नाम पे रखा जाए। सांसद और कृष्णैया ने कहा है कि लक्ष्मण बापूजी को हमारी श्रद्धांजलि सामाजिक तेलंगाना साधना के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर ग्लोबल स्कूल इंटरनेशनल के तत्वाधान में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट GHMC के सहयोग से इंदिरा पार्क में गो ग्रीन ट्राइवर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी कार्यक्रम में ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी ने हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने छात्रों के साथ पौधारोपण किया। उन्होंने कहा तेलंगाना सरकार ने हरियाली पर काफी फोकस किया है। छात्रों ने सभी से हरित आंदोलन के तहत पौधे लगाने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए भी कहा है। रॉयल ऑब्जर्व डॉक्टर ज्योति प्रकाश ने ERO को आगामी चुनाव के मद्देनजर त्रिटूती राहत मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सिकंदराबाद, छावनी, अंबरपेट और गोशा महल विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची की जांच की है। मतदाता सूची के प्रारूप जारी होने के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। चुनाव पर्यवेक्षक बुध प्रकाश ने BLO पर्यवेक्षकों से बातचीत की। डिप्टी कलेक्टर विजया लक्ष्मी, AMC ERO शैलाजा और गोशा महल की डिप्टी कमिश्नर बेलैया, RVO V विक्टर और अन्य ने भाग लिया है। मंचिरियाल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बदवंत संतोष ने कहा, आवेदनों की गहनता से जांच की जाए और स्पष्ट मतदाता सूची तैयार की जाए। कलेक्टर ने अचानक जिला केंद्र स्थित RDO और तहसीलदार कार्यालय का निरीक्षण किया है। मंचिरियाल निर्वाचन क्षेत्र में फॉर्म 678 के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा की गई है। इस माह की 28 तारीख को आवेदनों का परीक्षण का आपत्ति एवं शिकायत प्राप्त की जाएगी। 4 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भुवनगिरी संयुक्त जिला मतदाता सूची निरीक्षक निर्मला ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची को पारदर्शी और मजबूत तरीके से तैयार करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। वह मंगलवार को समारणालय में पदाधिकारियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंडलों के प्रपत्र 6-7 व 8 के आवेदनों की समीक्षा के दौरान बोल रही थी। अंतिम मतदाता सूची बिना किसी गलती की गुंजाइश की तैयार की जानी चाहिए। प्रत्येक सप्ताह राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर मतदाता पंजीकरण, परिवर्तन एवं विलोपन आवेदनों का विवरण उपलब्ध कराया जाए। यदि कोई दिक्कत है तो अधिकारियों के सहयोग से उसे ठीक कराया जाएगा। मतदाता आवेदनों को बिना लंबित किए गए 1 सप्ताह के भीतर निस्तारित किया जाए तथा ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण की जाए। अपर समर्था भास्कर राव ने कहा, पिछले माह की 26 व 27 तथा इस माह की 2 व 3 तारीख को विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए गए थे। जिले की 421 पंचायतों व 6 नगर पालिकाओं में मतदाता पंजीकरण को लेकर व्यापक अभियान चलाया गया है। प्रत्येक बुधवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है तथा समय समय पे विवरण उपलब्ध कराया गया है। अपर समर्था जी वीरा रेड्डी ने कहा है कि मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता जागरूकता को लेकर शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बैठक में RTO और पूरन कुसुम और अमेंद्र विभिन्न दलों के प्रतिनिधि बट्टू रामचंद्रिया और पोचनाक, प्रमोद कुमार, कूड़ा वेंकटेश और इरपाका
नरसिम्हा, बट्टुपल्ली, अनुराधा, किरण कुमार, वेणुगोपाल रेड्डी, कलेक्टर चुनाव विभाग के अधीक्षक एम नागेश्वर चारी और अन्य ने भाग लिया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया, मतदाता पंजीकरण के लिए अब आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है फॉर्म 6 और 6B में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। चुनाव आयोग पहले लगभग 66 करोड़ आधार कार्डों को चुनाव कार्ड से जोड़ चुका है। यह स्पष्ट किया गया है कि चुनावी पंजीकरण संशोधन नियम 2022 के अनुसार आधार अनिवार्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में 66 करोड़ से अधिक आधार नंबर पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को कहा वह 2022 नियमों के नियम 26B के अनुसार फॉर्म में स्पष्ट बदलाव और विचार कर रहा है, जो आधार संख्या जमा करना अनिवार्य नहीं बनता है। कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी निरंजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग को चुनाव के उद्देश्य से फॉर्म 6 और फॉर्म 6B में संशोधन करने का निर्देश देने के आदेश देने की मांग की है। अनुच्छेद 32 के तहत टायर रीट याचिका में चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों पर मतदाताओं के आधार नंबर एकत्र करने के लिए जोर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है राज्य अधिकारियों, गांव और बूथ स्तर के अधिकारियों को मतदाताओं से आधार नंबर एकत्र करने के लिए मजबूर कर